जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि यदि समीकरण a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। इस क्वेश्चन में एक समीकरण दी गई है और कहा गया है कि समीकरण के मूल बराबर हैं, तो इससे सिद्ध करना है आपको a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो आपको पता है कि जब भी मूल बराबर होते हैं तो वहां पे विविक्त कर यानी जो d का मान निकलता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले इस समीकरण से हम a b c के मान को निकालेंगे। तो लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण और जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यानी जो मानक समीकरण है उससे कंपेयर कर देंगे। यहां से abc के मान निकल आएंगे। a मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका निकल आया a। b जो x का गुणांक होता है ये आपका b कहलाता है, तो b आ जाएगा -2 ब्रैकेट में ac प्लस bd। c आपका अंतिम अचर पद होता है और इसमें जो अंतिम अचर पद दिया गया है ये दिया गया है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यानी a b c के मान निकल आए। अब इसके बाद में हम फार्मूला लगाएंगे विविक्त कर यानी कैपिटल D का। लिखेंगे विविक्त कर यानी कैपिटल D इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें दिया गया मूल बराबर है, तो लिखेंगे मूलों के बराबर होने की स्थिति में कैपिटल D इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी विविक्त कर का मान 0 हो जाएगा। अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी d इक्वल टू 0, तो d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बराबर में आपको 0 कर देना है। अब यहां से a b c के मान को इस फार्मूले में रखना है। तो सबसे पहले b स्क्वायर, b दिया गया है -2 इंटू ac प्लस bd और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर तो b का मान इतना था, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। -4a, a का मान दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c का मान दिया गया है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इसके बाद में यहाँ पे -2 का स्क्वायर हम कर देंगे तो आएगा प्लस का 4 और ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसके बाद में जो आपका ये a स्क्वायर है इसका एक बार c स्क्वायर और एक बार d स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक बार b स्क्वायर का c स्क्वायर और d स्क्वायर से गुणा करेंगे, फिर 4 का इसके अंदर वाले पदों से गुणा कर देंगे और इसके बाद में इन दोनों ही पदों का कंपेयर करना है। अगर कोई प्लस माइनस की वैल्यू सेम नजर आएगी तो उसे काट देंगे, बाकी जो बचेगा उसे साइन के हिसाब से जोड़ या घटा देंगे। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे इसे सॉल्व करेंगे।
ये बी लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है। अब देखेंगे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4 ब्रैकेट में AC प्लस BD का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर मतलब A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस का 2A है AC और 2AB होता है, तो A AC है और जो B है ये BD है। ये कितना है, ये BD है, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखिएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का 4 से हमने ब्रैकेट के बाहर रखा, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले से AB, तो A है AC और B है BD, इतना रख लिया। अब इसके बाद में -4 को बाहर रखना है, A स्क्वायर का C स्क्वायर से गुणा A स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर का D स्क्वायर से गुणा तो A स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर का C स्क्वायर से गुणा तो प्लस का B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर का D स्क्वायर से गुणा तो हो जाएगा B स्क्वायर D स्क्वायर। क्या हो जाएगा, B स्क्वायर D स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद में 4 का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 4A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 4 गुना 8 ACBD। क्या हो जाएगा, ACBD। ऐसे अगर आप सही लिखकर व्यवस्थित करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 8 यानी 4 का 2 से गुणा 8 ABCD ABCD, यानी आप सीक्वेंस से लिख सकते हैं। फिर -4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4B स्क्वायर C स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4B स्क्वायर D स्क्वायर। क्या हो जाएगा, B स्क्वायर D स्क्वायर। अब देखेंगे 4A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस का 4A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, यहाँ पे 4B स्क्वायर D स्क्वायर और यहाँ पे 4 जो माइनस का है 4B स्क्वायर D स्क्वायर, ये कट जाएगा, यानी प्लस माइनस आपको काट देना है। अब इसके बाद में जो बचा है इसे नोट कर लेना है, तो ये बचा है माइनस का 4A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस का 4B स्क्वायर C स्क्वायर और प्लस का 8 ABCD। ये इतना आपका बच गया है। इसके इक्वल टू क्या करना है, इसके इक्वल टू आपको 0 कर देना है, क्योंकि विविक्त कर का मान क्या आया था, ये 0 के बराबर आया था। इतने के बराबर क्या कर देंगे, ये 0 कर देंगे, इधर भी बराबर 0 लिख देंगे, इधर भी बराबर 0 लिख देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें कॉमन नजर आ रहा है क्या, या जो 8 है इसे आप इक्वल टू के दूसरी साइड में भेज सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 8 ABCD, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 4A स्क्वायर D स्क्वायर, ये भी इधर आएगा तो प्लस का 4B स्क्वायर C स्क्वायर। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे हमें 4 और 4 कॉमन नजर आ रहा है, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 8 ABCD इक्वल टू 4 कॉमन लेंगे तो आएगा A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। 4 से आपका 8 कट जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, यानी ये बन जाएगा 2ABCD इक्वल टू A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर और ये इधर आएगा माइनस का 2ABCD। यहाँ से फार्मूला बन जाएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AD माइनस, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं AD माइनस। अब इसे जब आप इधर लेके आएंगे तो इधर इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, मतलब 0, तो बराबर 0 कर देंगे, तो फार्मूला बन गया AD माइनस BC का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को अगर खोलें तो A स्क्वायर
मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2adbc, जिसे हम सीक्वेंस से लिख सकते हैं abcd, ये फार्मूला बन गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसके बाद में यहाँ पे स्क्वायर लगा है और यहाँ पे ये आपका 0 है, तो इसे लिख सकते हैं AD माइनस BC, और इधर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, और रूट में 0 का मतलब क्या होता है, 0 ही रहेगा, यानी AD माइनस BC इक्वल टू 0। BC इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा AD बराबर BC, क्या हो जाएगा, AD बराबर BC। अब B को आप क्या करेंगे, B A के अपॉन में चला जाएगा और D आपका C के अपॉन में चला जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं A अपॉन B बराबर C अपॉन D। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, B को A के अपॉन में ले जाना है, D को C के अपॉन में ले जाना है, और इस तरीके से आ जाएगा A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है और द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस k इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में दो समीकरणें दी गई हैं। पहली समीकरण में कहा गया है कि इसका एक मूल 2 है, यानी पहली समीकरण में एक मूल दिया गया है, उस मूल को रखने के बाद में उसका जो दूसरा मूल है, यानी जो p का मान है उसे निकाल लेना है, फिर उस p के मान को जो दूसरी समीकरण दी गई है वहां पे रखना है, और दूसरी समीकरण से a b c के मान को निकालना है। चूंकि कहा गया है कि दूसरी समीकरण में जो मूलों के मान है वो बराबर है, इस तरीके से इसमें जो फार्मूला लगेगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से ABC के मान को रख करके हम k के मान को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें जो पहली समीकरण दी गई है 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0, इसे हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से जो आपकी दूसरी समीकरण दी गई है 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस k इक्वल टू 0, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 जो आपकी दी गई है का एक मूल 2 है, यानी समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में क्या करना है, x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 का एक मूल दिया गया, मूल का मतलब होता है x का मान। तो यहाँ पे समीकरण 1 में जब हम x बराबर 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस p, x के स्थान पे रखना है 2 और माइनस का 8 इक्वल टू 0, इसे हल करेंगे 2 2 जा 4 और 4 3 जा, ये हो जाएगा 12 प्लस 2p माइनस 8 इक्वल टू 0, 12 से 8 ये घट जाएगा तो बचेगा प्लस का 4 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू माइनस का 4, ये प्लस 4 इधर लाएंगे माइनस 4 हो जाएगा। इस तरीके से p इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, जो इनटू में होता है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में अपॉन में चला जाता है, 2 2 जा 4, यानी जो p का मान निकलेगा ये निकलेगा माइनस का 2। p का मान क्या निकलेगा, p का मान माइनस 2 निकलेगा। अब हम आएंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण, समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यानी समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण से कर देना है, क्योंकि इसके मूल बराबर दिए गए हैं। तो a का मान क्या निकलेगा, x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है 4, b का मान x का गुणांक b कहलाता है माइनस का 2p, और c आपका अंतिम अचर पद कहलाता है जो कि दिया गया है k। अब मूल बराबर है तो यहाँ से हम विविक्त कर का फार्मूला लगाएंगे जो मूलों की प्रकृति को दिखाता है, जो मूलों के लक्षण को बताता है कि मूल समान है, असमान है, वास्तविक है कि काल्पनिक है अथवा बराबर है। ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और मूलों के समान होने पर
मूलों के समान होने पर जो d का मान है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात एक लाइन आप लिख सकते हैं कि d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac था, ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहां से abc के मान को आपको फार्मूले में रखना है। b स्क्वायर यानी b क्या दिया गया है, माइनस का 2p का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 है, c का मान k है इक्वल टू 0, माइनस 2 का स्क्वायर ये प्लस का 4 हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा यानी माइनस 2p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4p स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो p दिया गया है इसका मान कहाँ से रखना है, p बराबर -2 जो आपने समीकरण 1 को हल करने पर निकाला, वहां से p का मान यहाँ पे रख देंगे और फिर से आगे हल करने के बाद में हम k के मान को बड़ी आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में p के मान को इसे आप एक समीकरण बना सकते हैं, इसे आप एक समीकरण बना देंगे जिससे आप लिख सकें कि p के मान को आप कहाँ रख रहे हैं। इसमें लिखेंगे p के मान को समीकरण 3 में रखने पर, p के मान को समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे दिया गया 4p स्क्वायर यानी p का मान क्या है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16k इक्वल टू 0। अब इसके बाद में जो -2 है इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4 यानी इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 माइनस का 16k इक्वल टू 0, या यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 16k इक्वल टू 0। तो 16 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 16k, तो k इक्वल टू 16 अपॉन 16, जो इंटू में होता है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में अपॉन में चला जाता है, ये कट जाएगा और जो k का मान निकलेगा ये निकलेगा 1 और यही k का मान आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में k का मान ही पूछा गया था, जो निकल आया 1। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है यदि समीकरण LX स्क्वायर, यदि समीकरण LX स्क्वायर प्लस NX प्लस N इक्वल टू 0 प्लस NX प्लस N इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात, के मूलों का अनुपात P अनुपाते Q है, क्या है, P अनुपाते Q है, तब सिद्ध कीजिए कि P अनुपाते Q है, तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट P अपॉन Q, अंडर रूट P अपॉन Q
प्लस अंडर रूट क्यू अपॉन पी प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल इक्वल टू 0। क्या प्रूव करना है? अंडर रूट पी अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपॉन पी प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। तो अब इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी समीकरण है कि मूलों का अनुपात दिया गया है, तो हम मानेंगे कि माना दिए गए समीकरण के मूल दिए गए समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है। क्या है? अल्फा व बीटा है। हमने मान लिया कि दिए गए समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा है। तो अब अल्फा और बीटा का जो अनुपात है, यानी इसे आप लिख सकते हैं अल्फा और बीटा का जो अनुपात है ये P अनुपाते Q है। क्या है? P अनुपाते Q है। इस अनुपात को हम लिख सकते हैं अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू क्या है? P अपॉन Q। तथा अगर हम इनका रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, यानी बीटा हो जाए अंश में और अल्फा हो जाए हर में, तो इधर जो अनुपात दिया गया है ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। यानी हमने माना कि दिए गए समीकरणों के मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। दिए गए समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। इनका अनुपात कितना है? P अनुपात Q है। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर अगर हम बीटा को अल्फा के स्थान पर ले जाएंगे इस तरीके से, तो जो ये P है ये Q के स्थान पे चला जाएगा और Q P के स्थान पर चला जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद में जो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, ये माइनस का b अपॉन ए होता है। मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए। अब b का मान कितना दिया गया है? तो b का मान इस क्वेश्चन में है n, अब माइनस लगा है तो माइनस का n, और a का मान है l। तो मूलों का जो योगफल है वो कितना आएगा? ये आएगा माइनस का n अपॉन l। कितना समझ में आया? इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं n अपॉन l माइनस का। अब उसके बाद में हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, जिसे हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल इसे हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c अपॉन ए। अब c का मान क्या दिया गया है? c का मान n है और a का मान है l, यानी यहां से भी क्या हो जाएगा? n अपॉन l, लेकिन अब आएगा धनात्मक में, और इससे पहले माइनस फार्मूले में लगे होने की वजह से माइनस का n अपॉन l आया। अब इसके बाद में हम आते हैं इधर LHS पे। कहाँ आएंगे? LHS पे आएंगे। तो लिखेंगे LHS। क्या दिया गया है? LHS है अंडर रूट P अपॉन Q प्लस अंडर रूट Q अपॉन P प्लस अंडर रूट N अपॉन L। अब P अपॉन Q, ये देखो P अपॉन Q क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन बीटा। तो हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा। P अपॉन Q के बराबर में क्या दिया गया? अल्फा अपॉन बीटा दिया गया, प्लस Q अपॉन P। Q अपॉन P के बराबर में क्या है? बीटा अपॉन अल्फा। तो अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा प्लस अंडर रूट n अपॉन l। अब इसके बाद में देखेंगे इन दोनों का जो एलसीएम आएगा ये आएगा अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा। आप बीटा इंटू अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। गुणनफल में संख्याओं के इधर उधर होने से कोई समस्या नहीं होती है। अब रूट में अल्फा और रूट में अल्फा का गुणा क्या हो जाएगा? अल्फा। ये हमने बताया कि रूट में किसी संख्या का गुणा रूट में उसी संख्या से, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, वही संख्या उसकी है, इसीलिए रूट में अल्फा और रूट में अल्फा क्या बचेगा? अल्फा बचेगा, प्लस रूट में बीटा का गुणा रूट में बीटा से करवाएंगे तो बचेगा केवल बीटा प्लस अंडर रूट n अपॉन l। अब अल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाला है, कितना दिया गया है? ये दिया गया है माइनस का
n अपॉन l, क्या दिया गया, माइनस का n अपॉन l, रूट में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया, अल्फा इंटू बीटा का मान है n अपॉन l जो कि धनात्मक था, रूट में हमने कर दिया, प्लस अंडर रूट n अपॉन l। अब इसके बाद में इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर से आगे सॉल्व करके इसे हम प्रूव करेंगे कि ये 0 के बराबर है, इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में ये आपका लिखा हुआ है माइनस का n अपॉन l, अपॉन में अंडर रूट n अपॉन l, प्लस में क्या है, प्लस में है अंडर रूट n अपॉन l। अब देखना, इससे जब हम इसे भाग देंगे तो ये रूट इसमें लग जाएगा, क्या करेंगे, जब इस संख्या से इसे भाग देंगे तो रूट ऊपर लग जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो इसे करने का हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। अगर ये आपको कम समझ में आया हो तो इसे करने का एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। अंडर रूट में क्या है, n प्लस l। अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसमें अंडर रूट n अपॉन l से गुणा और अंडर रूट n अपॉन l से भाग दे दें, क्या करेंगे, अंडर रूट n अपॉन l से क्या करें, गुणा, या अंश हर में दोनों में हम अंडर रूट n प्लस l से गुणा कर दें, तो आपको पता है कि रूट में n प्लस l का रूट में n बटे l से गुणा, रूट में n बटे l का रूट में n बटे l से गुणा, n बटे l हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n बटे l हो जाएगा, और n बटे l से ये n बटे l कट जाएगा, यानी ये माइनस का बचेगा अंडर रूट n बटे l, यानी इसे हम लिख सकते हैं माइनस का अंडर रूट n बटे l, और ये आपका है प्लस का अंडर रूट n बटे l, प्लस माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0। यही आपका प्रूफ हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पे एक बार ध्यान से समझेंगे, ये लिखा हुआ है माइनस का n अपॉन l, ये है अंडर रूट में n अपॉन l, इसे हमने ऐसे लिख दिया माइनस का n अपॉन l बटे में अंडर रूट n अपॉन l। फिर क्या किया, अंडर रूट n अपॉन l से अंश में गुणा और अंडर रूट n अपॉन l में अंडर रूट n अपॉन l से हर में गुणा कर दिया। तो आपको पता है कि अंडर रूट n अपॉन l और अंडर रूट n अपॉन l, ये बचेगा n अपॉन l, यानी किसी संख्या का रूट में उसी संख्या से गुणा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, वही संख्या बचती है, और यही संख्या आपकी अंश में दी गई थी, बस वो माइनस की थी, तो हमने संख्या से संख्या काट दिया, ये माइनस लग जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट n अपॉन l, ये आपका प्लस में दिया था, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, और यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, यही आपका ये आंसर हो जाएगा, जिसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।